तो राधे राधे साथियों, और ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। कौन सा महीना? अक्टूबर महीना। मैं जानता हूँ अक्टूबर के स्टार्टिंग के 2 वीक अभी तक मैं लेकर के नहीं आ पाया क्योंकि मुझे टाइम का इशू था, टाइम नहीं मिल पाया। यहाँ पे अभी जो मैं लेकर के आ रहा हूँ ये मैं आपको 3rd वीक कवर करवा रहा हूँ। यानी कि आप यूँ समझे, इसमें हम 15 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। और इससे पहले वाले जो हैं, यानी कि 1 से लेके 14 तारीख तक, यानी कि इसमें 2 वीक, 1 से 7 और 7 से 14 तारीख तक के जो 2 करंट अफेयर्स के वीकली वाले वीडियोस है वो जल्दी आपको मिल जाएंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर। चाहे टाइम मिले ना मिले, मैं आपको बना करके दूंगा। तो अभी तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछ है कि अभी भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में किया गया। और अगर पूछोगे महाराष्ट्र में भी कहाँ पे, तो नवी मुंबई में महापे नामक स्थान है, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया। लागत आई है 800 करोड़ रुपए। इसे लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर के तैयार किया गया। मुख्य उद्देश्य है साइबर खतरों से निपटना, और इससे निपटने के लिए एआई टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। तो ये देश का पहला है, इसलिए प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। क्या है देश का पहला इंटीग्रेटेड स्टेट लेवल साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर? है कहां पे? महाराष्ट्र, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे स्तन कैंसर जागरूकता दिवस, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे, ये कब मनाया जाता है? हर साल ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक तो ये याद रखेंगे और इसकी थीम याद रखेंगे, कोई भी स्तन कैंसर का सामना अकेले नहीं करें, नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। अच्छा, 14 अक्टूबर का भी एक दिवस मैंने यहाँ पे करवाया, विश्व मानक दिवस के रूप में, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में 14 अक्टूबर को मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये भी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न नोबेल पुरस्कार से है कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो 3 लोगों को मिला है, डरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेमा रॉबिन्सन को। अच्छा देखो, आगे बढ़ू उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो अगर कोई पहली बार अगर यहाँ पे हैं स्टूडेंट, तो उनको बता रहा हूँ कि इनको याद करने का ट्रिक ये वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी। नोबेल पुरस्कार 6 फील्ड में दिए जाते हैं, 6 के 6 फील्ड मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिए हैं। वो ट्रिकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या सिंपल सा आप वीडियो सेक्शन में चले जाना। वीडियो सेक्शन में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको अपना वीडियो मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना इनकी, आप वो वीडियो देख लो, सारे नाम आपको इजीली याद हो जाएंगे एक बार वीडियो देखने से ही। बाकी और भी कुछ स्टैटिक जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी उस वीडियो के एंड में मैंने सारे कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगले प्रश्न में क्या पूछा कि महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किनके नाम पे रख दिया गया है? तो आंसर होगा रतन टाटा जी के नाम पे रख दिया गया है। और आपको पता है रतन टाटा जी से भी एक प्रश्न पड़ा है कि इनका निधन हो गया, और निधन हो गया तो रतन टाटा जी से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैंने इनको जो भी अवार्ड सम्मान मिले हैं अभी तक वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। अगर पूछे पद्म विभूषण मिला था कब? 2008 में, पद्म भूषण 2000 में। महाराष्ट्र ने, अभी महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न सम्मान दिया था पिछले साल। असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव 2021 में मिला था। और 2024 में हमने पढ़ा पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड इनको मिला परोपकारी कार्यों के लिए। 2021 का किस मानवतावादी पुरस्कार भी इनको मिला था, भी 2024 में दिया गया था। तो ये आप जरूर से याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है तेलंगाना। अच्छा, ये तो तीसरा राज्य बन गया है जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला। अब आपके माइंड में आएगा इससे पहले 2 कौन से राज्य हैं ऐसा कर चुके हैं? तो एक तो था बिहार, सबसे पहले बिहार ने किया था, और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने। अब तीसरा बन गया ऐसा करने वाला तेलंगाना। तो ये तीनों के नाम याद रखना, तीनों मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे होंगे? कौन सा देश इसको होस्ट करेगा? तो भारत में होंगे ये याद रखिएगा। सिंपल सा वन लाइनर प्रश्न है। 2025 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे। अच्छा, ये भी एक इसी से संबंधित, शूटिंग से संबंधित ही आपका करंट अफेयर्स का अपॉइंटमेंट का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के भी अध्यक्ष बने थे, उनका नाम क्या है? कलिकेश सिंह इनका नाम है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया? कर दिया है, कर चुके हैं, तो आंसर होगा वाराणसी में। तो ये जो स्टेडियम है वाराणसी के सिगरा में स्थित है, और इसका नाम उत्तर प्रदेश के दूसरे जो मुख्यमंत्री थे संपूर्णानंद, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश का ये चौथा इंटरनेशनल स्टेडियम हो गया। इससे पहले कानपुर, लखनऊ, नोएडा में आपको इंटरनेशनल स्टेडियम मिल जाएंगे, और अब वाराणसी में ये बन गया है।
ध्यान रखना मोदी जी ने उद्घाटन किया है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है 1,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो इसका तो उत्तर 2,500 रुपए हो जाएगा। मैया सम्मान योजना, ये भी तो प्रश्न बन सकता है, ये किस राज्य ने शुरू की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसको झारखंड ने शुरू किया था। और आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक पहले योजना थी जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, फिर उसका नाम बदल करके मैया सम्मान योजना कर दिया गया था। इसमें जो महिलाएं हैं उनको हर महीने पहले 1,000 रुपए दिए जाते थे पर मंथ, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 2,500 रुपए कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना, पर मंथ, याद रहेगा ना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित कर रही है। और कह सकते हो ये जो संग्रहालय है, ये जो म्यूजियम है, ये किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बनाने में लागत आने वाली है 25 करोड़ रुपए। और मैं आपको बता दूं कि कोलकाता में इसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जी को समर्पित एक साहित्य संग्रहालय आपको मिल जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये किसी भी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय है। और किस भाषा? हिंदी भाषा। कहाँ पे याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ। जो डेली करंट अफेयर्स है वो तो सब कराता हूँ, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, थोड़े कम इंपॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन जो आपका बाकी का वीकली मंथली वगैरह में लेकर के आता हूँ उसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं कंसिडर करता हूँ। और यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाते, डिटेल वाले के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर तो अगले में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया, तो ये अभी हमने 15 अक्टूबर को मनाया था। इंग्लिश में बोलोगे इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे। ये 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं। पहली बार इसे सन 2008 में मनाया था। वैसे महिलाओं से संबंधित 2 दिवस आपको बताने हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, या बताओ। और एक और नया महिलाओं के ऊपर एक दिवस हमने मनाना शुरू किया कुछ समय पहले ही, अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। ये भी बताइएगा कब मनाते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि अभी अनलीस्ड ये ऑटोबायोग्राफी आई है या मेमोयर आया है। मेमोयर मतलब होता है संस्मरण, जो कि अपनी यादों के हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। स्मृति जो भी उनकी कहती है, कुछ कुछ चीजें याद आती है ना पुराना, वो इस तरह से आप बोल सकते हो, सिंपल सा ऑटोबायोग्राफी कह दो आप। तो अनलीस्ड इसका नाम है। ये किसकी है? तो इंग्लैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, ये उन्होंने ही अभी लॉन्च की अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम अनलीस्ड है। खास बात क्या है इसमें, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का भी इसमें वर्णन किया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है भारतीयों के लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है ये बुक। अनलीस्ड इसका नाम है, किसने लिखी है, किसकी है? बोरिस जॉनसन की है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा परमेश शिवमणि, यहाँ के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। कौन से नंबर के बने हैं? 26वें नंबर के बने हैं। इनसे पहले 25वें नंबर के कौन थे? तो वो राकेश पाल थे। उनका नाम हमने क्यों याद रखना है? क्योंकि इसी साल उनका निधन हो गया था। तो उनके बाद अब ये 26वें नंबर के बन गए हैं, परमेश शिवमणि इनका नाम है। बाकी इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की बात करें, भारतीय तटरक्षक बल, तो आपको याद है भारतीय तटरक्षक बल दिवस हम कब मनाते हैं? 1 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना होती। इसकी स्थापना किन की सिफारिश पे होती है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो के.एफ. रुस्तम जी समिति की सिफारिश पे होती है। इसके पहले हेड का नाम याद रखना, के.वी. कामथ उनका नाम है। अभी का भी याद रखना, परमेश शिवमणि इनका नाम है। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर तो अगले में पूछ रहे हैं किस खिलाड़ी ने सितंबर महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो ये टेमी ब्यूमेंट ने जीता है। इंग्लैंड की है टेमी ब्यूमेंट। और वहीं अगर पुरुषों में हम बात करते हैं आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, किस मंथ के लिए? सितंबर मंथ के लिए। तो श्रीलंका के कमिंडू मेंडिस चुने गए हैं, ये पुरुषों में, ये महिलाओं में, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी आप जानते ही हो 1909 में स्थापना होती है और इसका मुख्यालय आपको दुबई यूएई में मिल जाएगा। और इसके जल्द ही हमने क्या देखा, जल्द इसके नए चेयरमैन बनने वाले हैं। कौन? जय शाह उनका नाम है। अगला देखते हैं अभी। तो अगले में पूछ रहे हैं किसे? आईएएफ मतलब हो गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन।
तो IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से भी किसे सम्मानित किया गया? जो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, उनको सम्मानित किया गया है। और क्यों मिला इनको ये अवार्ड? तो चंद्रयान 3 के रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, ये अवार्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या यूं कहूं ये पहले भी हमें मिल चुका है अवार्ड। 2019 में इसरो को मंगलयान मिशन के लिए ये अवार्ड मिला था। ठीक है, तो अवार्ड अभी किसे दिया गया? एस सोमनाथ को दिया गया, ये याद रखेंगे। अभी 2024 में ही आपको याद होगा इन्हें एक और अवार्ड मिला था जिसे कहते हैं KPP नामबियार अवार्ड। ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, और वो कौन है? CR पाटिल हैं। पूरा नाम है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, और अभी इन्होंने ही 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं के नामों की घोषणा की है। और आपको बता दूं कि 9 अलग अलग कैटेगरीज में, श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए। सारी कैटेगरीज मैंने आपके सामने यहाँ पे शो कर दी है। प्रश्न में बेस्ट स्टेट कैटेगरी पूछा है तो उत्तर उड़ीसा हो जाएगा। बाकी और सारी कैटेगरी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इंग्लिश में भी मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में मैंने यहाँ पे शीट लगा दिया, आप देख सकते हैं। ये स्टेट कैटेगरी हो गई, डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी हो गई, विलेज पंचायत कैटेगरी हो गई, ठीक है। और इसी तरह से ये स्कूल कॉलेज कैटेगरी हो गई है। तो कम से कम ये वाली आप ध्यान रख लेना। ये आपका जो स्टेट है, आपका जो एरिया है, वो वाली याद रख लो। बाकी सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो आप सभी याद रखेंगे, चाहे आप उड़ीसा से आते हो या नहीं आते हो। दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, ये भी ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को मनाया गया। हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे हम मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपको पता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में होती है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा रोम, इटली में। और बात करें अगर इसकी थीम क्या है, इस बार की थीम है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार, राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसने यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा नासा ने इसको लॉन्च किया है। एक्चुअली पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फाइनली भी नासा ने इसको लॉन्च कर दिया, यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा ये क्या है? तो जो आपका बृहस्पति है, जिसे आप अंग्रेजी में जुपिटर कहते हो, तो जुपिटर का एक चंद्रमा है, मून है यूरोपा, और उसी पर जीवन की संभावनाओं की जांच करने के लिए नासा ने ये यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया अगर पूछोगे, तो फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से इसको लॉन्च किया है। बृहस्पति आपको याद है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसी तरह से पिछले साल आपको याद होगा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसने यहीं पर ही यूरोपा पर ही जीवन की संभावनाओं की तलाश करने के लिए जूस, JUICE, जूस मिशन को लॉन्च किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। और नासा तो आपको पता ही है, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिस तरह से भारत की है इसरो। अब देखते हैं अगला। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किसने उन्नत आग उगलने वाला एक हथियार ड्रैगन ड्रोन तैयार किया है? तो इसको यूक्रेन ने तैयार किया है। तो ये नया हथियार है ड्रैगन ड्रोन, इसको नाम दिया गया, और इसे रूस यूक्रेन युद्ध में यूज किया जा रहा है। ये ड्रोन थर्माइट छोड़ता है। थर्माइट बेसिकली इंपॉर्टेंट है। थर्माइट है क्या? एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड से ही मिलकर के इसका मिश्रण है, इससे मिलकर के ये बना है। मूल रूप से आप देखोगे रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा कर सकता है। अगर आप नंबर में देखना चाहोगे तो लगभग 2427 डिग्री सेल्सियस की ये गर्मी पैदा करता है। इतनी गर्मी में सब कुछ जल के राख हो जाता है। तो ये यूक्रेन का हथियार है, ड्रैगन ड्रोन है। क्या छोड़ता है हमने देख लिया, थर्माइट छोड़ता है, जो बड़ा खतरनाक होता है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं औषधि नियामक प्राधिकरणों की अभी 19वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन भारत में किया गया। भारत में किया गया इसीलिए प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज। 2024 में इसका ये 19वां संस्करण है, भारत में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ, और भारत पहली बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। तो प्रश्न हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले साल इसकी 18वीं जो बैठक हुई थी 2018 में हुई थी डबलिन आयरलैंड में। आप कहोगे 2018 से अब डायरेक्ट 2024 में, एक्चुअली ये 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुई, तो अब 2024 में जाकर के हुई।
और थीम भी है स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी एश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर एआई। इसका उद्घाटन किया हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने। तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्जीरिया। अभी हमने कई बार पढ़ा है करंट अफेयर्स की क्लास में, हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर थी, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। जब वो अल्जीरिया गई तो वहां पे उनको राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। अब मैं आपको अल्जीरिया यहाँ पे एक बार बता देता हूँ क्योंकि कंट्री न्यूज है। तो ये देखें आप, अफ्रीकी देश अल्जीरिया, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, जिसकी कैपिटल अल्जायर्स होती है। करेंसी अल्जीरियन दिनार और राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तेब्बोने। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि मॉरिटानिया और मलावी की कैपिटल और करेंसी क्या है। देखिए किस किस को याद है, याद होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अल्जीरिया से एक और आपका प्रश्न याद आ रहा होगा आपको, अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, उसका नया सदस्य अल्जीरिया बना था, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी किन खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो तीनों को शामिल किया गया है। तीनों के बारे में आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान है एबी डिविलियर्स, पूर्व इंग्लिश कप्तान है एलिस्टर कुक, और भारत की पूर्व महिला स्पिनर नीतू डेविड को भी अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हमारे लिए ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आप इस तरह से एक और प्रश्न बना सकते हो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो यही उत्तर होगा नीतू डेविड। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, फिर पहली महिला कौन थी? पहली महिला के बारे में हमने पिछले साल ही पढ़ा था, उनका नाम था डायना एडुल्जी। क्या नाम था? पढ़ा था ना आपने, डायना एडुल्जी उनका नाम था। वो भारत की पहली महिला थी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली, ये दूसरी महिला है। तो दोनों के नाम याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे के जेजुरी में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किया प्राज इंडस्ट्री में। है क्या ये? अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं, जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं, तो प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी क्या है? उसको आप डिग्रेड नहीं कर सकते, डिकम्पोज होना ही सबसे बड़ी उसकी नेगेटिविटी है। लाखों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं उसको विघटित होने में, डिकम्पोज होने में। तो उसका एक विकल्प, एक ऑल्टरनेटिव हम तैयार कर रहे हैं, उसी को बायोपॉलीमर कहा गया है। ये इसकी सबसे अच्छी खास बात यही होगी कि इसे आराम से विघटित किया जा सकता है। मिट्टी के जो बैक्टीरिया है वो भी आसानी से इसको विघटित यानी कि डिकम्पोज कर देंगे, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। तो प्लास्टिक का एक विकल्प है बायोप्लास्टिक। तो प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा, भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि बहुउद्देशीय पोत परियोजना का पहला जहाज, जिसका नाम समर्थक है, ये अभी कहाँ लॉन्च हुआ या कहाँ से लॉन्च हुआ? अगर पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो जहाज का नाम आईएनएस समर्थक है। ये मल्टीपर्पज वेसल है, बहुउद्देशीय पोत है। बहुउद्देशीय पोत यानी कि मल्टीपर्पज वेसल, मतलब इसको आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया है। कहाँ से लॉन्च किया गया? इसे चेन्नई से लॉन्च किया गया। चेन्नई से भी अगर पूछेंगे कहाँ से, तो चेन्नई में कट्टुपल्ली नामक स्थान है, वहां से इसको लॉन्च किया गया, इसे नेवी में शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, समर्थक इसका नाम है। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुरिंदर चौधरी। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तो आप सभी जानते हो कौन बन गए हैं, उमर अब्दुल्ला बन गए हैं। और डेप्यूटी सीएम का नाम भी याद रखना, सुरिंदर चौधरी इनका नाम। वैसे अभी हरियाणा में फिर से मुख्यमंत्री बन गए वही जो अभी तक थे, नायब सिंह सैनी इनका नाम है। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला ये कहाँ पे रखी है? तो इसको रखा गया है तेलंगाना में। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने तेलंगाना में भी कहाँ पे? विकाराबाद जिले के दामागुंडम वन क्षेत्र में नौसेना के ये दूसरे वेरी लो फ्रिक्वेंसी वाले रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है। लागत 3200 करोड़ रुपए आने वाली है। उद्देश्य क्या है? कम्युनिकेशन, मतलब जो समुद्र में जो हमारे जहाज होंगे, जो पनडुब्बियां होंगी, तो उनका कम्युनिकेशन बना रहे। हमारे जो कंट्रोल सेंटर्स होंगे, मतलब ये जो रडार स्टेशन बनाए जा रहे हैं, इनके और जहाजों के बीच में कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि इनके बीच में रियल टाइम कम्युनिकेशन बना रहे।
तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना में। तो हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने अभी तेलंगाना के विकाराबाद जिले के दामागुंडम वन क्षेत्र में नौसेना के ये दूसरे वेरी लो फ्रिक्वेंसी वाले रडार सिस्टम की आधारशिला रखी है। लागत आई है 3200 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? तो ये जो रडार स्टेशन होगा और जो समुद्र में हमारे जहाज चलेंगे, जो पनडुब्बियां चलेगी, उनके बीच में रियल टाइम कम्युनिकेशन बना रहे, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये दूसरा है, याद रखना, हमने कहा ये नौसेना का दूसरा है। इससे पहला वाला बना था 1990 में, वो आपको तमिलनाडु में मिलेगा INS कट्टाबोमन में। तो ये दूसरा याद रखना कहाँ पे? तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया गया है। इसे अंग्रेजी में आप बोलोगे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे शॉर्ट में I4C के नाम से जानते हैं, और इसी का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना को बनाया गया है। ये एक फिल्म एक्ट्रेस है, तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र ये किसे घोषित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क आपको कहाँ पे मिलेगा? असम में मिलेगा, जो कि एक सिंग वाले गेंडू के लिए फेमस है। और अब इसे भारत के दूसरे सबसे बड़े तितली विविधता केंद्र के रूप में घोषित कर दिया गया है। अच्छा, अगर ये दूसरा है तो पहला कौन था? तो पहला अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क है। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क से आपको याद आएगा कि ये सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क भी बना था, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगला है मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आंसर इसका निकिता पोरवाल हो जाएगा। और ये जो निकिता पोरवाल है, ये कहाँ से बिलोंग करती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है ये निकिता पोरवाल, इनका नाम है। और अभी मिस इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। और अब ये मिस वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। नाम ध्यान रखना इनका, निकिता पोरवाल है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट से, कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अगले 51वें चीफ जस्टिस कौन होंगे? तो ये होंगे संजीव खन्ना। अभी 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, लेकिन इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। तो इनके बाद जो 51वें नंबर के बनेंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो संजीव खन्ना बनेंगे। वैसे ये भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे, 6 महीने तक का इनका कार्यकाल होगा, लेकिन अभी तो हमें इनका नाम याद रखना है, ठीक है? संजीव खन्ना इनका नाम है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कि अभी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, इसने वर्ष 2024 के लिए नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? तो 5 को किया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2024 की, जो कि कौन देता है? UNHCR, यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज देता है। और पहली बार इनको दिया गया था 1954 में। अभी 5 व्यक्तियों को दिया गया, ये पांचों की 5 महिलाएं हैं। देख लो इनके नाम कहाँ से बिलोंग करती हैं। सिस्टर रोसिता मिलिसी ब्राजील से हैं, मेमोना बा बुर्किना फासो अफ्रीका से है, नाडा फडोल सूडान से है, दीप्ति गुरुंग नेपाल से है, और जिन दावूद सीरिया शरणार्थी हैं। मैंने आपको डेली CA वाली क्लास में भी बताया था कि हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, ये वाला हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दीप्ति गुरांग। वैसे सारे 5 नाम मैंने आपको बता दिए हैं, जिनको नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2024 से अभी सम्मानित किया गया। तो अगला है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। और थीम क्या है? सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, एलिमिनेटिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल एब्यूसेस। तो ये डे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, अभी उन्होंने किसके बीच में शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन शुरू की है? महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। तो हमारे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, कौन सी ट्रेन? शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन इसका नाम है। इसको महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच में शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है शुरू करने का? महाराष्ट्र के किसानों की जो उपज है, जो फसल है, उसको तेजी से देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाना, जिससे किसानों को अपनी उपज को सही समय पर और सही दाम पर, वो खराब हो, सही समय से मतलब है वो खराब हो जाए उससे पहले हम उसे दूसरे राज्यों में या जहां पर भी किसान उसे बेचना चाहते हैं वहां पे पहुंचा पाए, और सही सलामत अगर उनको पहुंचाएंगे तो उनको सही दाम भी मिल जाएगा।
और यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का जो किराया है वो भी बहुत कम है, 4 रुपए प्रति किलो बताया जा रहा है। 4 रुपए प्रति किलो की दर से ये अपनी उपज को यहाँ से बिहार तक भेज सकेंगे। तो ये इसका उद्देश्य है। कौन सी ट्रेन है? शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र और बिहार के बीच में शुरू हुई, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे HDFC बैंक ने कहाँ पर अपनी पहली ब्रांच का उद्घाटन किया, कहाँ पे खोली है? तो सिंगापुर में खोली है। और HDFC बैंक के स्टैटिक देख लो जरा। स्थापना होती 1994 में, मुंबई में मुख्यालय है, चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती, CEO शशिधर जगदीशन है, टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HDFC बैंक याद रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है बड़ा दशई उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। नेपाल में काठमांडू घाटी में इसका आयोजन किया गया, 15 दिनों तक चलता है। जिस तरह से आप यूं समझो जैसे हमारे यहाँ दशहरा होता है ना, उसी तरह से ये है बड़ा दशई उत्सव। ये प्रश्न मैंने आपको बताया भी था, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था RBI ग्रेड में, ग्रेड बी में, RBI ग्रेड बी में ये पूछा गया था। तो याद रखना ये कहाँ पे? नेपाल इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी फेस्टिवल से करा रहा हूँ। फ्लाइंग फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पे? तो इसकी जो कैपिटल है शिमला, तो शिमला के पास में ही एक स्थान है जिसका नाम है जुंगा, और वहीं पे ये फ्लाइंग फेस्टिवल मनाया गया। 4 दिनों तक ये मनाया गया। इसका उद्घाटन किया था हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला ने। यहाँ पे किया गया जैसा कि नाम से क्लियर है, फ्लाइंग उड़ने वाली चीजें हुई जैसे कि पैराग्लाइडिंग वगैरह का आयोजन यहाँ पे किया गया। तो सिंपल से याद रखेंगे, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। एक और फेस्टिवल आपके लिए आया, मेरा हऊ चोंगबा उत्सव। ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो याद रखना ये मणिपुर में मनाया जाता है, मेरा हऊ चोंगबू उत्सव। इतना सा याद रखना है। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया, इसमें क्या बदलाव किए गए? एक तो आंखों पे जो पट्टी बंध रही थी उसको हटा दिया, और एक हाथ में जो तलवार थी उसकी जगह संविधान की किताब पकड़ा दी गई। बस इतना सा आप ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस है, न्याय की देवी जिसे आप बोलते हो, उसकी नई मूर्ति लगा दी। मैंने आपको बता दिया, आंखों से पट्टी हटा दी जो कि कानून के अंधे होने का संकेत देती थी, और हाथ में जो तलवार थी उसकी जगह संविधान की किताब दे दी गई है। बाकी तराजू वैसे ही बरकरार है एक हाथ में, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। लेकिन हर साल नहीं मनाते इसको, मैंने आपको बताया था हर 5 साल में इसको एक बार मनाया जाता है। पहली बार 2010 में मनाया था, फिर 2015 में, फिर 2020 में, अब 2025 में इसे अगले साल हम मनाएंगे। कब मनाते हैं इसको? 20 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। भारत में भी एक स्टैटिस्टिक डे होता है, वो नेशनल स्टैटिस्टिक डे आप बोलते हो, 29 जून को वो होता है। थीम जरूर याद रखना, यह हम मना चुके हैं क्योंकि याद होना चाहिए निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। भारत में जो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक है वो कहे जाते हैं प्रोफेसर महालनोबिस, तो ये ध्यान रखना। एक 16 अक्टूबर वाला दिवस भी मैंने आपको बताया था वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, जिसकी थीम है वर्क फोर्स वेलनेस, ये भी याद रखो। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न था कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में टॉप पर कौन सा देश है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा भारत। पहले स्थान पे भारत को रखा, दूसरे पे पाकिस्तान को रखा। बात कर रहे हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 की, जिसे आप हिंदी में बोलोगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक। पूछोगे जारी किसने किया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको जारी किया है। अच्छा, पॉवर्टी मैंने आपको बताया था, पॉवर्टी आप सब जानते हो, गरीबी पैसे नहीं है भाई, गरीब आदमी। लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआयामी गरीबी का क्या मतलब होता है? इसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर की जाती है, जैसे कि हेल्थ अच्छी नहीं है, पोषण नहीं है, शिक्षा नहीं है, जीवन का स्तर बेकार है, बिजली नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, घर नहीं है, संपत्ति नहीं है, सबको मिला करके हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, कुछ भी नहीं है। तो इसके अनुसार इसमें भारत को पहले स्थान पर रखा है, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान को रखा है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, ये शो करता है नो पॉवर्टी को। इसके ऊपर तो मैंने ट्री की वीडियो भी बना दिया है, उम्मीद करूंगा आप सबने देख लिया होगा। नहीं देखा तो वीडियो सेक्शन में जाके देख लेना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं किसे 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मोहन जी को। भाई साहब कौन है ये मोहन जी? प्रसिद्ध मानवतावादी आध्यात्मिक नेता है मोहन जी। इनको भी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में उनके वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए 2024 के मानवतावादी पुरस्कार ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 2024 का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड याद रखेंगे किसे मिला? मोहन जी को मिला, ये याद रखना है। देखो मानवतावादी से 2-4 पॉइंट्स याद रखो आप, जैसे कि
वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आप कब मनाते हो? 19 अगस्त को मनाते हो। किस मानवतावादी सम्मान 2021 ये रतन टाटा जी को मिला था? इनका निधन हो गया तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 का बिल गेट्स को मिला था। और पिछले साल सांतो काबा मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को मिला था। मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाते हैं। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के साथ फिल्म उद्योग में समझौता करने वाला, साझेदारी करने वाला 17वां देश कौन सा बन गया? तो ये कोलंबिया बन गया है। क्या इस एग्रीमेंट में, पहले तो याद रख लो, भारत और कोलंबिया के बीच में ये फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के, यानी कि दोनों देशों में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। और इस तरह का समझौता करने वाला कोलंबिया ये 17वां देश बन गया है जिसने भारत के साथ इस तरह का समझौता किया है, जिसमें क्या होगा कि भारत कोलंबिया में जाकर के, कोलंबिया वाले भारत में आकर के फिल्मों की शूटिंग कर सकेंगे। इतना ही है इसका कहना। इस समझौते को क्या बोलते हैं? ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट इसको बोलते हैं। 17वां बना है कोलंबिया। पहला कौन सा बना था ऐसा करने वाला? इटली और यूके ने समझौता किया था 2005 में। देखो कोलंबिया में आपको मैप में दिखा दूं, ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है कोलंबिया। कैपिटल बोगोटा होती है, करेंसी है कोलंबियन पेसो, प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेट्रो। तो कंट्री न्यूज है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट का है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की नई अध्यक्ष, तो इनका नाम है विजया किशोर रहाटकर इनका नाम है। और इस पद पर आने वाली या इस आयोग की ये 9th नंबर की अध्यक्ष बन गई है, तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग जिसकी स्थापना होती है 31 जनवरी 1992 में, 1990 के अधिनियम से स्थापना होती है। इसकी पहली हेड कौन थी ये पूछा जाएगा, तो याद रखना जयंती पटनायक इसकी पहली हेड थी। अभी कौन बन गई है? विजया किशोर रहाटकर बन गई है। ये आपको ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखें फिर। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट ही है। आइडियाज योजना के तहत भारत से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो ये तो मॉरिशस बन गया है। बाकी इसके बारे में मैं आपको डिटेल में तो इतना नहीं बताऊंगा। अभी मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। मैंने जैसे आप बताया डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट बताता हूँ। देखो यहाँ पे आइडिया योजना की बात करते हैं। आइडिया का फुल फॉर्म भी है इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम, इंग्लिश में हिंदी में बोलोगे तो भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना। इस योजना को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को विकासात्मक या दूसरी परियोजनाओं के लिए हम लोन देते हैं, ऋण देते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन होती है, जो भी देश हमसे इस योजना के तहत लोन लेगा, जिस भी परियोजना के लिए वो लोन ले रहा है, तो उसमें कम से कम 75% सामान या कोई भी सर्विस उसे भारत से ही खरीदनी होगी, तभी हम उसे लोन देंगे। और अभी इसी कार्यक्रम के तहत भारत ने मॉरिशस को 487.60 करोड़ रुपए का लोन दिया है। और ये पहली बार है जब भारत ने आइडियाज या इस योजना के तहत किसी विदेशी सरकार को भारतीय रुपए में लोन दिया है। इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस बैंक के माध्यम से? एसबीआई के माध्यम से दिया गया। किस परियोजना के लिए? तो वो भी मैंने बता दिया, जल परियोजना के लिए। वहां पे 100 किलोमीटर जो एक लंबी पानी की पाइपलाइन है उसे बदला जाएगा। खैर वो नहीं पूछेंगे, जो मेन पॉइंट है वो सारे मैंने आपको बता दिया। मॉरिशस न्यूज में है तो वो देख लो एक बार। ये मॉरिशस यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है, करेंसी है मॉरिशियन रूपी, प्रधानमंत्री है प्रविंद जुगन्नाथ। ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपको भारत मिल जाएगा और ये मॉरिशस यहाँ पर है। आप कह सकते हो पूर्वी अफ्रीकी तट के पास हिंद महासागर में ये द्वीपीय देश है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। और इस मुकाम पर पहुंचने वाले आप कह सकते हो ये चौथे भारतीय बन गए हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर ऐसा कर चुके हैं। और आप ये भी कह सकते हो विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार 50+ रन बनाने वाले दूसरे भारतीय हैं सचिन तेंदुलकर के बाद। तो विराट कोहली का नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कट्टी बिहू महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया जाता है? तो आंसर होगा असम में किया जाता है। तो कट्टी बिहू महोत्सव, अच्छा ये प्रश्न जब डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था तो किसी स्टूडेंट का कमेंट मैंने पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि इस तरह का प्रश्न उनके अभी एग्जाम में पूछा गया था। आप जाके वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हैं उनका क्या प्रश्न था, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बस इतना याद है कि एग्जाम में प्रश्न आया था। तो असम में मनाया जाता है बिहू महोत्सव। यहाँ पे हम कट्टी बिहू महोत्सव की बात करते हैं। और क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे 3 तरह से बिहू महोत्सव का आयोजन होता है, जैसे रंगाली बिहू, बोहाग बिहू इसे कहते हैं।
अप्रैल के महीने में मनाते हैं जब फसल की शुरुआत होती है। ये कटी बिहू हम पढ़ रहे हैं, कंगाली बिहू भी इसको कहते हैं। ये फसलों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। और एक भोगाली बिहू होता है, माघ बिहू जिसे कहते हैं, जब फसल कट करके घर पे आ जाती है तो खुशियों के साथ लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखना असम का है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पे करने की घोषणा की। तो ऐसा किया है कर्नाटक ने। महर्षि वाल्मीकि से आपको याद आएगा कि अयोध्या जो इंटरनेशनल स्टेडियम है उसका नाम भी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे कर दिया गया है। तो वो भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, अगला तो नहीं है, यहीं तक है हमारी क्लास, आज यहीं तक रखते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, अक्टूबर महीने का थर्ड वाला वीक का सेशन करंट अफेयर्स सारे हमने कवर कर लिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। डिटेल में मैं आपको यहीं पे नहीं बताता हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट्स उनको पता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो सारी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए कि डिटेल में बताओ, तो फिर डिटेल के लिए आप क्या करें, आ जाइए डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। वहाँ आपको फुल डिटेल में मिलेगा जितना आपको चाहिए। बाकी ये जो वीकली होते हैं, जो मंथली होते हैं, एक तरह से आप उन्हें रिवीजन की तरह लिया कीजिए। रिवीजन में डिटेल में नहीं जाया जाता। और इसके बाद तो एक सुपर फास्ट रिवीजन भी मैं लेकर के आता हूँ। वहां तो इससे भी फास्ट चलते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चलते हैं। वहाँ कुछ भी बात नहीं करते हैं। बाकी सेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर कर देना। मैंने आपको बता ही दिया, इससे पहले के जो 2 वीक है वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।